नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो हम मैथ में पढ़ रहे थे एसएससी जीडी की, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमारी एक कल पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। उसके अंदर हमने संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम का जो पार्ट फर्स्ट था वो हमने पढ़ा था। अब उसी नंबर सिस्टम में हम एक क्लास और लेके आए हैं। जो क्वेश्चन बचे हुए थे, जो प्रीवियस ईयर जैसे कि 2023, 2019, 2018-17 में जो भी एसएससी जीडी की एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन आए थे वो हम लेके आ रहे हैं। तो अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि पी और क्यू एक संख्या 2, 7, 8 पी क्यू कि दो एकल संख्याओं वाली प्राकृत संख्या है जिससे कि यह 80 से विभाज्य हो जाए, तो p और q के किसके बराबर है, यानी p गुणा q हमको निकालना है कि ये किसके बराबर होगा। अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, कल वाली क्लास में हमने क्या देखा था, भाजकता का नियम, कि ऐसी क्या संख्या हमने डिसाइड की थी कि वो 2 से भाज्य हो जाए। 3 से भाजकता का नियम पढ़ा था, 5 की भाजकता का पढ़ा था। अब इसमें क्या करना है, 80 से विभाज्य करना है, यानी 80 का भाग देना है। और ऊपर जो संख्या दे रखी है जैसे कि 2, 7, 8 और p और q, इसके अंदर क्या किया इन्होंने, इसके अंदर लास्ट की जो 2 डिजिट है p और q ये इन्होंने मिस कर दी। अब हमको निकालना है p इंटू क्यू, यानी पहले हमको p का मान निकालना पड़ेगा और फिर हमको q का मान निकालना है। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें हम कैसे पता करेंगे p का मान क्या हो जाएगा और q का क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको हिंट यहाँ पे मिली है कि 80 से भाग देना है। किसका भाग देना है, 80 का। तो अब मेरे को ये बताओ, कोई भी संख्या हो जिसके अंदर अगर लास्ट में 0 आ रहा है और उसका हम भाग देंगे और अगर वो भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो मेरे को ये बताओ कि उस संख्या के लास्ट में भी 0 होना जरूरी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 576 एक संख्या ले रहे हैं हम। इसके अंदर अगर हम 10 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 10 का भाग दे रहे हैं। अब अगर इस ऊपर वाली संख्या के अगर लास्ट में 0 नहीं है, तो बताओ इस संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 10 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 57.6, यानी ये पॉइंटों में हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई भी संख्या हो जिसके अंदर हम अगर 10 का भाग देंगे सॉरी अगर 10 का भाग दे रहे हैं या ऐसी कोई भी संख्या का भाग दे रहे हैं जिसके लास्ट में अगर 0 है, तो ऊपर वाली संख्या में भी एक 0 कन्फर्म होना जरूरी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो हमारे पास यहाँ पे संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, इसमें हमारे पास है 728 और p और q, ये 2 संख्या, इसके अंदर हम भाग दे रहे हैं 80 का। तो अब यहाँ से हम दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखो लास्ट के अंदर वैल्यू क्या दिख रही है, हमको q दिख रही है और नीचे 80 है, तो 80 के अंदर एक 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि कम से कम लास्ट में जो q है उसका मान 0 होना जरूरी है। अगर इसका मान 0 नहीं होगा तो ये 80 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ से हमको आइडिया हो गया कि q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। ये बात हम बोल सकते हैं। अब हमको ज्यादा इसमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो हमको जितना शॉर्ट हो सके उतना हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखो हमको आंसर निकालना है p इंटू क्यू, p गुणा क्यू का। अब मेरे को ये बताओ, अगर हमारे पास एक वैल्यू 0 है, उस वैल्यू को अगर हम किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा 0 आएगा, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो। यानी 526, 520, 27, 28, 29, किसी को भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। अब हमको निकालना है p गुणा क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब q का मान हमारे पास 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर q की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो अब बताओ p गुणा q, यानी p का मान चाहे कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको p इंटू क्यू निकालना है, तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको जितना शॉर्ट मिले उतना हमको शॉर्ट आंसर निकालना है। तो इसका बताओ कि हमको q की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, नहीं पड़ी ना। तो हम डायरेक्ट हम यहाँ से बोल सकते हैं कि q और p का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि q का मान हमारे पास 0 आ गया। तो बताओ पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब आगे देखो। आगे ये बोल रहा है कि यदि y सीधे अक्ष के साथ क्या हो रहा है, भिन्न है, यानी x और y आपस में क्या है, भिन्न के रूप में है, जहां पर y का मान 16 है तो x का मान 24 है। यानी एक कंडीशन दे रखी है कि जहां पे x का मान 24 रहेगा वहां पे y का मान 16 रहेगा। वो तो यदि x का मान हम 45 कर दें तो y का मान क्या हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है ये, क्या करना है हमको यहाँ पे कंपेयर करना है, यानी तुलना के रूप में इस क्वेश्चन को देखना है। तो देखो पहली कंडीशन क्या है कि x है यानी y है वो x के साथ सीधा भिन्न के रूप में है, यानी हमारे पास जो संख्या है वो है x बटे y के रूप में। तो यहाँ पे बोल रहा है देखो x का मान अगर 24 है, कितना है, 24 है, x का मान 24 है तो y का मान कितना है, 16 है। ये तो पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। अब ये बोल रहा है अगर x का मान 45 कर दें, और हमेशा याद रखना कि अगर x का मान यहाँ पे कितना करना है, हमको 45 करना है, और यहाँ पे बोल रहा है कि तो y का मान क्या हो जाएगा।
अब अगर कोई भी संख्या अगर भिन्न रूप में हो तो उसका आपस में अनुपात है वो हमेशा बराबर होता है। तो हम ये कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं कि अगर x का मान 24 है तो y का मान कितना हो गया 16 है, और अगर x का मान 45 है तो y का मान यहाँ पे हमको निकालना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे वज्र गुणा करके निकाल सकते हैं इसको। तो वज्र गुणा करेंगे तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम जो संख्या कट रही है उसको अगर हम काट दें आपस में तो बताओ इसका आंसर डायरेक्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ निकल सकता है। कैसे? देखो 8 दूनी 16 और 8 तिये 24, तो ये कट गया आपस में। अब ये बताओ यहाँ पे ये 3 से 45 काट सकता हूँ? हाँ कितनी बार? 15 बार, यानी 15 × 45। अब देखो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 15 दूनी 30। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 15 × 2 यानी 30। और यही हमको निकालना है कि y का मान कितना हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन 1 है वो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है कि हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर जो मैथ है वो ज़्यादा हाई लेवल की नहीं पूछी जाती। मैथ में अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है इसका मतलब आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो इसके अंदर भी यही देखा है, कंपेयर वाले क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि इसमें देखो तुलना करनी है। तुलना भी ये देखना है कि इसमें 3 वैल्यू दे रखी है और हमको चौथी वैल्यू हमको निकालनी है। और ऐसे क्वेश्चन अनुपात समानुपात में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? इसके अंदर जो संख्या कट रही है वो आपको डायरेक्ट काटनी है। मल्टीप्लाई करने के चक्कर में आप जाओगे तो वहां पे देखो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और आपको ही पता है कि एसएसजीडी की एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं मिलता है कि आपको एक क्वेश्चन में 1-2 मिनट खराब करने का मौका मिले। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। आगे देखो, वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाजित होता है। अब हमने कल पढ़ा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पूर्ण विभाजित होता है तो इसके अंदर हमको करना क्या होता है? इसके अंदर हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। यानी हमको ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, जिसमें 10 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो और जिसके अंदर 15 का भी पूरा पूरा भाग जाता हो। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन क्या रहता है? वो रहता है इनका एलसीएम। अब मेरे को ये बताओ कि 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? अगर आप एलसीएम निकालना अभी तक नहीं सीखे हो तो इसका मतलब आप बहुत दूर हो एसएससी जीडी की जो फाइनल मेरिट रहेगी। क्योंकि आपको 5 और 10, 15 का एलसीएम पता होना चाहिए, और वो भी डायरेक्ट पता होना चाहिए कि देखो 5, 10 और 15, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। कितना हो गया? 30। अब देखो 15 का भाग भी 30 में जा रहा है, 10 का भाग भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम यहाँ पे सही है। अब एलसीएम हमने निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि कौन सा घन। अब पहले तो मेरे को ये बताओ घन क्या होता है। यानी हमारे पास दो होते हैं, एक तो होता है वर्ग और एक होता है घन। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है कि उसी संख्या का उसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है वर्ग, यानी स्क्वायर। और घन क्या होता है? घन होता है कि 2 बार के बजाय 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यानी कि x या फिर और कोई संख्या मान लो जैसे p गुणा p, तो 3 बार करेंगे तो p की क्यूब बनेगी। तो ये जो क्यूब का जो मीटर होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है घन। मतलब आपको समझ में आ चुका है अब कि वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। तो आप ये बताओ कि घन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी डिजिट हमको चूज करनी है जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पे वो संख्या आएगी। अब मेरे को ये बताओ, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट ऑप्शन से निकल जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन को वैसे बेसिक लेके चलेंगे तो टाइम लगेगा। अब मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको कौन कौन सी संख्या दिख रही है जो घन बन रही है। तो जैसे 0 तो एक बार छोड़ दो, पहली संख्या में आ रहा है 24, दूसरे में 21 और एक में 64 और एक में 27। ये आपको चारों संख्या यहाँ पे दिख रही है। तो दिख रही है तो मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर 24 है, तो 24 ये बताओ किसी का घन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 24 किसी का भी घन नहीं है। 21 है क्या? 21 भी नहीं है। 64 है, 64 किसका है? देखो 64 है 4 गुणा 4 गुणा 4 का, यानी 4 चौक 16 और 16 गुणा 4 64। तो आप बोल सकते हो कि हाँ 64 यहाँ पे घन है। दूसरा 27, तो 27 है 3 गुणा 3 गुणा 3 का। तो हमारे पास देखो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो डायरेक्ट अपने आप कैंसिल हो गए क्योंकि ये किसी के घन ही नहीं बन रहे। अब हमारे पास बचता है बी और सी और डी। अब मेरे को ये बताओ, हमारा एलसीएम आया 30। कितना एलसीएम आया? 30 एलसीएम आया। तो हमको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसका 30 का भाग पूरा पूरा जा रहा हो, क्योंकि हमको यही तो निकालना है कि वह छोटे से छोटा घन कौन सा है जिसके अंदर इन तीनों से पूर्ण विभाजित संख्या हो जाए। तो इनका तो हमने एलसीएम निकाल लिया, तीनों का अलग अलग भाग ना देके हम डायरेक्ट 30 का भाग देंगे और जिस संख्या में 30 का भाग जाएगा उसमें 5, 10, 15 का भी भाग अपने आप चला जाएगा, ये आपको पता है। तो अब बताओ कि इसमें 64 और 27 आ गए। अब मेरे को ये बताओ 64 के अंदर 30 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, यानी 64 मान लो या फिर 64,000, तो इसमें 30 का नहीं जा रहा, लेकिन 27,000 में 30 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27,000।
तो ऐसे आपको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना ये घन दे रखा है और घन पे ही हमको फोकस करना है, ठीक है। आगे देखो, आगे बोल रहा है यदि 6 अंकों की संख्या, और संख्या हमको क्या दे रखी है, देखो 4x 57 और 3y, ये संख्या हमको दे रखी है। आगे देखो 72 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है? 72 से। तो ये हमको निकालना x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब सबसे पहले तो ये देखो कि हमको इस संख्या में किसका भाग देना है? 72 का भाग देना है। अब हम डायरेक्ट 72 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि हमको भाजकता का जो नियम पता है वो 72 बहुत लंबी संख्या हो जाती है, लेकिन हम 72 के टुकड़े कर सकते हैं। कैसे? 8 और 9 कर सकते कि नहीं कर सकते? बताओ 8 गुणा 9 कितना होता है? 72 होता है। तो ये याद रखना, ये मैथ के अंदर ये थोड़ा सा ये लॉजिकली है कि जैसे मान लो 6 है, अगर हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई एक से मान लो संख्या दे रखी है जैसे कि 34 564, ये कोई संख्या है, अगर आपको ये ट्राई करना है कि इस संख्या में 6 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा पूरा पूरा, तो आप बताओ कैसे ट्राई करोगे? तो अब देखो 6 का भाग या तो आप डायरेक्ट दे के देख सकते हो, अगर आप डायरेक्ट भाग नहीं दे रहे तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि 6 के टुकड़े करो। 6 के होते हैं 2 और 3, यानी 3 दूनी 6 हम बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी संख्या हो जिसमें 2 का भी और 3 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा हो तो उस संख्या में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, ये कन्फर्म है। अब 2 की भाजकता का नियम होता है कि लास्ट में जो लास्ट डिजिट है उसमें 2 का भाग जाना चाहिए, तो इसमें जा रहा है। 3 की भाजकता का नियम क्या बोलता है कि सभी संख्याओं को आप जोड़ के देखो, अगर उस योग के अंदर अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो बताओ ये आसान है या फिर डायरेक्ट 6 का भाग देना आसान है? तो ऐसे हम टुकड़े करके हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर हमारे पास है 8 और 9, दो संख्याएं दे रखी है। अब अगर इस संख्या में 8 और 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो इसका मतलब उस संख्या में 72 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो इससे हम देखो कैसे x और y का मान निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो 8 की भाजकता का नियम क्या बोलता है। 8 की भाजकता का नियम ये कहता है कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या के अंदर लास्ट की जो 3 संख्या यानी 3 डिजिट है उसमें अगर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो इसका मतलब उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो अब लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 7, 3 और y। अगर इस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इसका मतलब उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, एक बार भाग देके देखते हैं कि 7, 3 और y है, इसके अंदर मैं अगर 8 का भाग दूंगा तो देखो कितनी बार जाएगा? तो 8 छकी यानी 9 बार गया, देखो 9 8 72, शेषफल बचा 1। अब मेरे को ये बताओ कि छोटी से छोटी y की संख्या में क्या रखूं कि 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो देखो यहाँ पे मैं 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है, यानी मैं अगर 6 रख दूं y की वैल्यू तो देखो 8 दूनी 16 यानी पूरा पूरा यहाँ पे भाग चला जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ से आइडिया लगा सकता हूँ कि y की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई, क्योंकि 6 से बड़ी तो वैसे हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको सबसे छोटा वैल्यू चाहिए, तो 6। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? y की वैल्यू आ गई 6। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इस संख्या में हमने y की वैल्यू अपने आप निकाल ली। अब बची किसकी? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताओ? अगर आपके पास कोई आइडिया है तो बताओ। मैंने आपको x की वैल्यू y की वैल्यू दे दी, कितनी आ गई? 6 निकल के आ गई। अब देखो हमारे पास संख्या क्या बची है? 4x 57 फिर 3 और ये आ गई 6। अब हमको करना क्या है? हमको निकालना x की वैल्यू। तो 8 का काम तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि जितना 8 ने कर सकते थे हमने 8 का यूज कर लिया। अब बचा हमारे पास 9। अब मेरे को ये बताओ कि 9 की भाजकता का नियम क्या बोलता है? तो 9 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि जैसे 3 की भाजकता का नियम है सेम टू सेम वो 9 की भाजकता के नियम में भी काम आएगा कि संख्याओं का जो योग करना है हमको, जो भी अलग अलग डिजिट है उनका हमको योग करना है। उस योग में अगर 9 का भाग जा रहा है इसका मतलब उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 9 का। अब मेरे को ये बताओ इसमें अगर हम 9 का भाग देंगे तो पहले सबको ऐड करो, तो ऐड करने पे कितना आएगा बताओ? देखो 6 4 10, 10 से 10 20 और 5 25। तो हमारे पास सारी डिजिट आ गई, ये तो आ गई 25 और साथ में क्या आ गया? x आ गया, यानी 25 प्लस x और बट्टे 9। अब मेरे को ये बताओ कि x की वैल्यू में छोटी से छोटी क्या संख्या रखो कि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए? तो 25 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा, तो 26 में भी 9 का भाग नहीं जा रहा। अब मैं 2 जोड़ूंगा तो 25 में 2 जोड़ा कितना आ गया? 27। तो बताओ 27 में 9 का भाग जा रहा है कि हाँ बिल्कुल जा रहा है, 9 3 27 होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ पे मैं कितनी रखूँ? 2। तो 25 से 2 होता है 27। तो देखो हमने आसानी से x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू। तो देखो कितनी कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 और y की वैल्यू आ गई 6। हमको क्या निकालना है? आंसर में x प्लस वाई करना है। तो बताओ x प्लस वाई कितना हो जाएगा? यानी 6 प्लस 2,
6 + 2 = 8 हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी 6 + 2 कितना हो गया? 8 हो गया। दिख रहा है आपको आसानी से? तो हमारे पास ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि k संख्या 3, 5 और 10 से विभाज्य है। संख्या दे रखी है k है वो 3, 5 और 10 से विभाज्य है। इसका मतलब कि 10 से विभाज्य इन तीनों संख्याओं से विभाज्य है। इसका मतलब इनका एलसीएम है k। यानी मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि अगर 3-4 डिजिट दे रखे हो उन सभी से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो इसका मतलब वो उनका एलसीएम है। तो यानी 3, 5 और 10 इनका एलसीएम है वो क्या है? k है। तो ये बोला अगली संख्या क्या होगी जो 3, 5 और 10 से विभाज्य होगी। तो देखो सबसे पहले तो इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा। तो इसका एलसीएम आ गया 30। देखो 30 में 10 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है और 3 का भी। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम आ गया कितना? 30। तो अगर एलसीएम 30 आ गया, अब ये क्या बोल रहा है? देखो ये बोल रहा है कि k कोई ऐसी संख्या है जिसके अंदर इन तीनों का भाग जा रहा है, तब अगली संख्या क्या होगी जिसमें 3, 5 और 10 से विभाज्य हो जाएगी। अब अगर k की वैल्यू 30 आ गई, अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है क्योंकि ऑप्शन डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी। देखो पहला ऑप्शन है क्या दे रखा है? k + 2, k + 20, k + 10 और 2k। ये इतनी संख्या यहाँ पे दे रखी है। अब हमको क्या करना है? हमको ये देखना है कि हमेशा याद रखना कि अगर एलसीएम है उसके अंदर उन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा, कन्फर्म जाएगा। अब अगर उस एलसीएम में कुछ जोड़ेंगे तो उसमें भाग नहीं जाएगा, लेकिन हमेशा उसका जो मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल चाहे कितना भी हो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, उसके अंदर उन संख्याओं का भाग कन्फर्म जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, देखो 2 और 3 है, हमारे पास दो संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? 2 और 3 दो संख्या है। अब इनका एलसीएम क्या आया? इनका एलसीएम आ गया मान लो 6। कन्फर्म 6 आएगा ना? 3 दूनी 6, इनका एलसीएम आ गया। अब मेरे को ये बताओ कि 6 के अंदर 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, ये बात आपको पता है। अब अगर मैं 6 का कोई मल्टीपल ले लूं, मान लो 6 दूनी 12 ले लिया, तो बताओ 12 में 3 का और 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, जाएगा। अब अगर 6 दूनी 12, 6 3 18 ले लिया मैंने, कितना ले लिया? 18। तो बताओ 18 में भी जा रहा है दोनों का? हाँ। फिर 6 चौक 24 ले लिया तो 24 में भी जाएगा। इसका मतलब ये कन्फर्म बात है कि कोई भी एलसीएम हो उसका जितना मल्टीपल लेंगे हम उतने में भी हमारा जो संख्या होगी, जो डिजिट होगी, उसका भाग कन्फर्म जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि हमारा ऑप्शन 2 पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा, लेकिन हमारा ऑप्शन 4 है, ये क्या है? ये मल्टीपल में है। ये क्या है? मल्टीपल में। तो मल्टीपल का हमेशा मैंने क्या बोला आपको कि मल्टीपल में भाग जाएगा, कन्फर्म ही जाएगा। मल्टीपल में हमारा भाग जाएगा, यानी कोई भी संख्या हो उसका अगर मल्टीपल हमारे पास मौजूद है तो इसका मतलब उसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 4 के यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि 30 का हम जो भी मल्टीपल लेंगे तो उसके अंदर हमेशा भाग जाएगा ही जाएगा। आगे देखो, अगली वाली संख्या है 99, 87, 693, और ये मान लो जितने भी डिजिट है उसके अंदर हमको 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी संख्याओं का क्या देंगे आपको? मल्टीपल देंगे। तो अब अगर आपको सही से तरीका नहीं पता है तो आप क्या करोगे? पहले इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और मेरे को पता है कि अगर तीनों संख्याओं के आपने मल्टीप्लाई किए तो कम से कम 2-4 मिनट आपके निकल जाएंगे। अब भाग कितने का देना है? 10 से भाग देना है, तो शेषफल बताना है कितना आएगा। तो हमेशा याद रखना, पहले तो मेरे को ये बताओ कि पहले क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या हो उसके अंदर आप अगर 10 का भाग दोगे और अगर उसमें पूरा पूरा जा रहा है तो इसका मतलब लास्ट की जो डिजिट है वो 0 आएगी। ये बात गलत है या सही है? बताओ। सही है ना? ये आपको पता है। अब हमको ये देखना इकाई का अंक इनमें कितना आएगा। इकाई का अंक यानी देखो 3, 2 और 5 ये होते हैं तीनों में इकाई के अंक, यानी जो पहली संख्या है। अब अगर मान लो हमारे पास ये संख्या है, अब बताओ इसके अंदर इकाई का अंक कितना है? तो आप बोलोगे कि इसके अंदर इकाई का अंक 0 है। तो अगर इसमें मैं 10 का भाग दूंगा तो देखो 0 से 0 कैंसिल, यानी शेषफल क्या बचेगा? शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? इसमें ये बोलूंगा कि अगर इन तीनों संख्याओं का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो उसके अंदर अगर इकाई का अंक 0 आएगा तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है। तो देखो 2 और 5 दोनों अगर मिलेंगे तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इकाई का अंक कन्फर्म 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो उसमें 10 का भाग देंगे तो भाग क्या करेगा? पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि शेषफल कुछ नहीं बचेगा, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट। यानी इसमें आप क्या समझा? आपने ये सारे क्वेश्चन किए तो इसमें एक चीज तो कन्फर्म हो गई कि एसएससी जीडी में जो पीछे क्वेश्चन आए थे उसमें ये आपको आइडिया हो गया
कि कोई भी क्वेश्चन लेंथ ही नहीं आएगा। क्वेश्चन आएंगे जो सारे के सारे ट्रिक पे आएंगे। अगर आपको वो सही तरीका नहीं पता है तो इसका मतलब आपको टाइम खराब करना पड़ेगा, और अगर आपको डायरेक्ट तरीका पता है तो इसका मतलब आप उसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो देखो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करने के चक्कर में जाते हैं तो वो बहुत लेंथी होता। आपने देखा इकाई आएंगे 2 गुणा 5 यानी 10 बन रहा है, इसका मतलब 10 का भाग इसमें कन्फर्म जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचेगा। आगे देखो अगली संख्या दे रखी है, 3 अंकों की संख्या है 3, 4, 6, 15 और 20। तो इनमें भाग देने पर प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता है, तो तब संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से धीरे धीरे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि 3 अंकों की संख्या हमको निकालनी है, यानी ऐसा कोई जुगाड़ बैठाना है कि 3 अंकों की संख्या हमारे पास आ जाए जिसमें 3 का, 4 का, 6 का, 15 का और 20 का इनका पूरा पूरा भाग जाए। लेकिन ये बोला पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, उसमें प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचना चाहिए। तो मैंने कल आपको क्या बताया कि अगर किसी भी संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब वो एलसीएम है। तो अगर हम एलसीएम निकाल लें और उस एलसीएम में हम 1 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एलसीएम तक रहेगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 1 ऐड कर दिया इसका मतलब प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचेगा। तो हमारा पास यानी हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हमको पहले एलसीएम निकालना है, जो भी एलसीएम आएगा उसके अंदर हमको 1 ऐड करना है। अब मेरे को ये बताओ कि एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोल सकते हो कि 3, 4, 6, 15 और 20 इन सब का एलसीएम आएगा 60। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखो। मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो यानी हमारे पास 60 एलसीएम आ गया। अब यहाँ तक अगर बात रहती तो हम हैंडल कर लेते, लेकिन ये बोल रहा है कि जो 60 है वो नहीं चाहिए हमको चाहिए 3 अंकों की संख्या। कितने अंकों की, 3 अंकों की, लेकिन हमारे पास जो 60 है वो तो 2 अंकों की है। तो हम डायरेक्ट या तो अब 60 का मल्टीप्लाई ढूंढो कि कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा वो हाईएस्ट 3 अंकों की संख्या तक पहुंच जाए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 3 अंकों की, 999। ये बात आपको पता है। तो या तो देखो 60 की ऐसा कोई मल्टीपल देखोगे जैसे 60 गुणा 3 कर लिया, फिर 5 कर लिया, फिर 6 कर लिया, ऐसे ऐसे करते करते हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रुक जाए, कि उसके बाद में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी जिसमें 60 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो या तो आपको ऐसे करना है। अब ऐसे करोगे तो आपको क्या होगा, टाइम खराब हो जाएगा कि या तो आप मल्टीप्लाई देखोगे, पहले 5 से करोगे नहीं हो रहा, फिर 6 से ट्राई करोगे, फिर 7 से करोगे, फिर 10 से करोगे, फिर 15 से करोगे ऐसे, या फिर आप डायरेक्ट करो। डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमने देख ली 999, उसके अंदर हम 60 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 60 का। अब 60 का भाग तो दे सकते हैं ना, कैसे, 60 एकम 60, कितनी बार, 39। अब 39 में 9 उतार लिया। अब बताओ कितनी बार जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि 6 बार जाएगा। 6 बार जाएगा तो देखो 6 गुणा 6 36, यानी कितना बचा, 39 बच गया। अब ये देखो कि यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है कि 999 में अगर 39 कम होता तो बताओ भाग यहाँ पे पूरा पूरा चला जाता ना। अब यहाँ पे शेष बचा है 39। अब ये शेष क्यों बचा है, क्योंकि ये जो भाग पूरा पूरा जा रहा था उससे ये 39 अधिक है। अगर ये अधिक नहीं होता तो बताओ 999 से जो भी कोई छोटी संख्या है जिसमें 39 हम कम कर दें तो बताओ उसमें 60 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 999 में अगर मैं 39 कम कर दूं तो जो भी संख्या आएगी उसमें हम 60 का भाग पूरा पूरा दे सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि 999 में अगर मैं 39 कम करूंगा तो बताओ कितनी आएगी, तो आप बोल सकते हो कितनी आएगी, 960, यानी 960। अब क्वेश्चन के हिसाब से ना चलें तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 960 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की भी है, जिसमें 3, 4, 6, 15 और 20 सबका भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि हमको ऐसी संख्या चाहिए जिसमें एक शेषफल बचता हो। तो इसका मतलब 960 में मैं क्या ऐड करूं, 1 ऐड करूंगा तो हमेशा वो एक शेषफल बचेगा। तो यानी हमारे पास ऑप्शन आ गया 961, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि यहां तक नहीं चलेगा काम। ये बोल रहा है तब संख्या के अंकों का योग क्या होगा, यानी जो 961 आया है यहां तक तो ठीक है, लेकिन हमको 961 नहीं चाहिए, हमको इन सब के अंकों का योग चाहिए। तो अब मेरे को ये बताओ कि 961 आ गया, इनके अंकों का अगर मैं योग करूंगा तो बताओ योग कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 6 16, कितना हो गया 16। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 16 हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। करना कुछ नहीं है, देखो ज्यादा इसमें है नहीं कुछ करने को, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज का खेल है, इसमें संख्या आपको घुमा फिरा के वो आएगी। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि m
को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। यानी m कोई संख्या है, m को 7 से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो m के वर्ग को अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो हमको क्या निकालना है कि मान लो m कोई संख्या है, उसको अगर 7 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 7 से, तो शेषफल क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब ये बोल रहा है कि m के वर्ग को यानी m के स्क्वायर को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमको निकालना है यहाँ पे। तो बताओ आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया हो जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के देखो 2 तरीके हैं। पहला थोड़ा एडवांस तरीका है, आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है। देखो m कोई संख्या है, उसमें अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो वो भाग जा रहा है पूरा पूरा, ये बात हमको कन्फर्म पता है। तो अब मेरे को ये बताओ कि m के अंदर भाग जा रहा है पूरा, नहीं पूरा नहीं जा रहा, इसमें 6 शेषफल बच रहा है। यानी कितना शेषफल बच रहा है, यानी 6 शेषफल बच रहा है। और अगर m के स्क्वायर, तो m का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि m गुणा m, यही तो मैंने बताया कि m का स्क्वायर होता है m गुणा m। तो अब देखो 7 का भाग अगर m में दे रहा हूं तो भी 6 शेषफल बच रहा है, इस m में भी दूंगा तो भी शेषफल 6 बचेगा, ये बात कन्फर्म है। अब ये देखो 6 गुणा 6 कितना होता है, 36। अब 36 में 7 का भाग दो, जितना शेषफल बचेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 7 पंजो 35, यानी 35 होता तो पूरा पूरा जाता, लेकिन ये 36 है, इसका मतलब एक शेषफल बचेगा, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये तो गया थोड़ा सा एडवांस। अब आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे कर दिया। तो डायरेक्ट याद रखना, कोई भी 2 संख्या हो तो उसमें अलग अलग हम भाग देंगे, तो जो शेषफल आएगा उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंदर भी हम 7 का भाग देंगे तो जो शेषफल, ये तो हो गया एडवांस। अब हम बेसिक की तरफ चलते हैं। देखो बेसिक कैसे करेंगे, छोटे बच्चों की तरह। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कोई भी संख्या m है, क्या है, m कोई संख्या है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 7 का भाग दे रहे हैं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे देखो कोई ना कोई संख्या आएगी, फिर यहाँ पे आएगा शेषफल, और ये शेषफल है 6। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई m संख्या है, उसके अंदर 7 का हम भाग देंगे तो शेषफल आएगा 6। तो हम शुरुआत करते हैं छोटी सी चीज से, ये 7 एकम 7, यानी मैं एक बार भाग दे रहा हूँ। तो बताओ m की क्या संख्या रखूं कि 7 एकम 7, यानी यहाँ पे तो 7 आ गया, ये तो कंफर्म हो गई कि 7 आ गया। तो बताओ शेषफल 6 बचेगा। तो आप बोल सकते हो कि सर m का मान अगर आप 13 रख लो, कितना, 13। तो देखो 13 रखेंगे तो 7 एकम 7, 13 में से 7 घटाएंगे 6 बचेगा, यानी हमारी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब हम m का मान 13 लेके चल सकते हैं। तो अगर m का मान 13 ले लिया तो अब आगे क्या बोला है कि m के वर्ग को 7 से, यानी 13 गुणा 13 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, ये हमको निकालना है। तो 13 गुणा 13 कितना होता है, 169। कितना होता है, 169। इसमें अगर मैं 7 का भाग दे रहा हूँ, अब भाग दे के आप आसानी से देख सकते हो। तो अगर 169 में अगर मैं भाग दे रहा हूँ किसका, 7 का, तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। और यही 1 हमने पहले निकाला। अगर आपको थोड़ा ये नहीं है कि कैसे आएगा, तो देखो 169 में 7 का भाग देना हमको, तो बताओ कितनी बार जाएगा, 7 का भाग जाएगा 2 बार, यानी 7 दूनी 14। कितना आ गया, 15 16 2। और देखो 7 चौक कितना हो गया, 28। ये एक शेषफल, और यही हमको निकालना है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो क्वेश्चन देखो, यदि 2 संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, यदि उनकी घनों का योग 460 000 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब ये क्वेश्चन अनुपात का है, लेकिन ये क्या है कि इसमें भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बेसिक क्वेश्चन हम कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले तो अगर कोई भी संख्या आ जाए अनुपात में, तो अनुपात में जो संख्या है उसको हमको नॉर्मल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, नॉर्मल में। तो अनुपात हटाएंगे तो हमारी पहली संख्या आएगी 4x और दूसरी आ गई 7x। यानी आपको ये याद रखना है कि अनुपात हटाएंगे तो अनुपात हटाने के बाद दोनों संख्याओं को किसी चर संख्या से गुणा करेंगे। तो पहली संख्या बन गई 4x और दूसरी हो गई 7x। ये हमारे पास 2 संख्या। अब ये बोल रहा है उनके घनों का योग, यानी हमको घन निकालना है। तो घन क्या हो गया, 4x की क्यूब हो गई और 7x की क्यूब, यही तो होता है घन, अभी अभी हमने पढ़ा। और इनका योग, और योग कितना दे रखा है, 460 000। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो मेरे को ये बताओ कि 4 की क्यूब कितनी होती है। तो आप बोलोगे 4 गुणा 4 16 और 16 गुणा 4 64, और ये आ गई x क्यूब। और इसी हिसाब से 7 की निकालनी है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 3 4 3 और x क्यूब। अब इनका टोटल करना है। अब इनका टोटल करोगे आप तो टोटल आ जाएगा 407। कितना आ गया, 407 x क्यूब। और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 407 और 000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है ना।
अब मेरे को ये बताओ कि 460 से 460 कट सकते हैं, तो एक्स क्यूब का मान कितना आ गया? इसका मान निकाल लिया हमने। 1 मिनट रुकना। ठीक है, यहीं पे देखो, यानी हमारे पास आ गया 460 ट्रिपल जीरो, और यहाँ पे 460 एक्स क्यूब है। तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे 460 से 460 कैंसिल हो गए, तो एक्स क्यूब का मान कितना आ गया? तो आप बोल सकते हो कि एक्स क्यूब का मान आ गया 1000। अगर एक्स क्यूब का मान 1000 आ गया, तो यहाँ पे बताओ एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया 10। ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई? 10 आ गई। अब हमको पूछा क्या कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमने संख्याएं क्या क्या मानी थी? पहली संख्या मानी थी हमने 4x और दूसरी मानी थी 7x। अगर दोनों संख्याएं पूछता तो x का मान 10 निकाल लिया, तो पहली संख्या हो गई 40 और दूसरी संख्या कितनी हो गई? 7x की मतलब 70। तो यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो देखो, हमने आज जितने भी ट्यूशन बन रहे थे दोनों क्लासों में हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज हमारा जो संख्या पत्ती टॉपिक है नंबर सिस्टम का, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इससे आपको क्या फायदा मिल रहा है? आपको देखो सारे के सारे एक तो आपको तरीके पता चल रहे हैं कि एसएससी जीडी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है और पीछे के एग्जामों में कैसे क्वेश्चन आए हैं आज तक, और उस क्वेश्चनों के हिसाब से आपको आगे की तैयारी में भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है। तो हमने देखो 2 क्लासों में संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।